आज की क्लास के बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्लास 12th में आकर ट्रिग्नोमेट्री हर्ट करने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि क्लास 12th का मैथ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम होती है बॉस कि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कितने ही सारे कॉन्सेप्ट हैं क्लास 11th के जो बेसिकली बच्चों को क्लियर नहीं होते, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि क्लास 12th का मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, मैथ्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्रीवियस नॉलेज जो होती है क्लासेस की, अगर वो आपके अंदर बेसिकली प्रोफिशिएंसी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस से हट गया है, तो इट इज़ गोइंग टू हर्ट। इनफैक्ट क्लास 11th का मैथ्स तो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि क्लास 12th में बच्चा कर रहा होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम मिनिमा, और वहाँ पर क्लास 12th का कॉन्सेप्ट तो वो जान गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एप्लीकेशन प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम मिनिमम में क्लास 12th में। वहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स क्लास 9-10th का जो होता है उसके फॉर्मूलेज ऑन टिप्स होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बच्चा कहाँ गड़बड़ करता है, क्वेश्चन आता है कि देयर इज एन ओपन टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, लोहे का बना हुआ है। क्वेश्चन एप्लीकेशन का क्या आता है कि हमें इसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस टैंक हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। अब कॉस्ट मिनिमम कब आएगा कि जहाँ जहाँ इसमें लोहा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ इसमें आयरन लगा हुआ है, अगर हम इसमें कम से कम आयरन लगाएंगे तो उसकी पर्टिकुलर टैंक की जो बनाने की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब बच्चा क्या करता है, सारा कॉन्सेप्ट जानता है, उसे पता है मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखूंगा, वहाँ से x की कोई वैल्यू या वैल्यूज आएंगी, सब पता है। प्रॉब्लम क्या बन गई, उसे ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ पे कहाँ लोहा लगा हुआ है, सरफेस कहाँ है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर है, प्लस ऊपर तो वो ओपन है तो ऊपर का एरिया तो लेंगे नहीं, नीचे आपके पास है पाया स्क्वायर, आप वो ले लेंगे। एक्चुअली दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ आयरन शीट, जो इसमें लोहा लगा हुआ है यहाँ लगा हुआ। अब प्रॉब्लम बहुत ये आ जाती है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लास 12th के मैथ्स को सीख लिया, उसके बाद इन बातों को नेगलेक्ट कर दिया कि 9-10th के मैथ्स में सरफेस एरिया कौन पढ़े, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, एंड दे कीप ऑन लिंगरिंग टिल द एग्जाम्स। क्लास में क्या कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से कि चलो 2 मिनट के लिए पीछे की बुक्स में से या फिर गूगल करके इन फॉर्मूलेस को देख लेते हैं, छोटी सी बात है। वो छोटी सी बात करते करते एग्जाम आ जाता है, 6 मार्क का सवाल एग्जाम में आता है, सब कुछ सही है उसका, ये फॉर्मूले गलत है। अब आप जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो वही फॉर्मूला गलत है तो क्या कर दोगे। तो बस यही मैं कहने जा रहा हूँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के सारे एस्पेक्ट्स, क्लास 9-10 के एस्पेक्ट जितने ज़रूरी हैं क्लास 12 के लिए वही कराऊंगा। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पर मैं आपको एक कैप्सूल कोर्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हो सकता है ये एक वीडियो में आए या 2 वीडियो में आए, लेकिन दोनों सीरीज़ को आप देखिएगा। अगर 2 वीडियो में आता है तो इनको पढ़ने के बाद बच्चे को ये नहीं पता होता कि मुझे प्रीवियस क्लासेस की कितनी चीज़ों की डिटेल पता होनी चाहिए मैथ्स में। इन दोनों वीडियोज़ के अंदर आपको 9 से लेकर 11th क्लास तक का जितना भी बेसिक मैथ्स क्लास 12 के लिए ज़रूरी होता है वो मैं आपको सब बता दूँगा। तो स्टार्ट फ्रॉम, देखते देखिए ध्यान से कैसे चलते हैं। सबसे पहली बात, स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन देखिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको। यहाँ स्ट्रेट लाइंस में ये रहा आपका x एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। ये रहा आपका y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। ये तो आपको पता ही है। जनरल इक्वेशन का लाइन क्या होती है, ax + by + c = 0। ये सब कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आपके, ठीक है। देन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक लाइन है, ये वो लाइन, ठीक है। नाउ ये लाइन पर्टिकुलरली 2 पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। वन इज x1 y1, अदर इज x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y - y1 y2 - y1 = x - x1 x2 - x1। ये आपके पास आ गई उस लाइन की इक्वेशन जो दिए हुए 2 पॉइंट से पास करती है सीधी। तो दिए हुए 2 पॉइंट आपको कहाँ पुट करने हैं, x1 y1 की जगह और x2 y2 की जगह, एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन
इन दिस जनरल फॉर्म। दूसरा बात करते हैं आपसे, इस बार आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए लाइन का स्लोप क्या होता है, ये लाइन ने थीटा एंगल बनाया, एक लाइन ने थीटा एंगल बनाया विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। उसके बाद एक बात देख लेते हैं कि अगर आपका थीटा 0 है या पाई है, सीधी सी बात है, tan 0 is 0, tan pi is 0 as well, तो बेसिकली m यानी स्लोप आपका 0 हो जाएगा। या आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये बताइए बच्चों एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप के लिए आप ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस खुद ये लाइन है, इस लाइन ने अपने ही साथ क्या एंगल बनाया 0 डिग्री। तो अगर कोई लाइन है जो अपने ही साथ 0 एंगल बनाती है तो उसका स्लोप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर थीटा आपका π/2 है तो सीधी सी बात क्या आ जाती है समझ में कि ये लाइन, इस लाइन ने कितना एंगल बनाया एक्स के पॉजिटिव के साथ 90, तो m इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 होता है इंफिनिटी। और यू कैन से दैट अगर इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड। समझ आ गया? ठीक है, और दूसरी बात ध्यान देते हैं, यहाँ स्लोप की बात समझने ताकि पहले कि अगर आपको ये पता लग जाए कि एंगल जो बनाया लाइन ने वो 0 है, तो बेसिकली जो आपका स्लोप होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और अगर आपका एंगल π/2 है यानी 90 है तो स्लोप tan 90 हो गया विच इज इंफिनिटी। तो ऐसी कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप हमेशा इंफिनिटी यानी 1/0। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप इसे 1/0 पुट करेंगे। तीसरी बात, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो सीधी सी बात, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है विद अ प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस क्यों? बिकॉज हम दो लाइंस के बीच का जो एंगल निकालते हैं वो एंगल एक्यूट का पेयर भी होता है और एक ऑब्ट्यूज का पेयर भी होता है। तो सीधी सी बात कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो अल्टीमेट जो ये वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, और अगर थीटा हमारा 90 से बड़ा है यानी ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके लिए नेगेटिव, बिकॉज दो लाइंस के बीच में दो पेयर होते हैं, एक एक्यूट का पेयर एक ऑब्ट्यूज का पेयर, तो हमेशा दो लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हम आपसे कहें कि दो लाइंस हैं L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होता है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। इन रिजल्ट्स को सीधा सीधा प्लान कीजिए, अप्लाई कीजिए। तीसरा, अगर L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। ये हुआ आपका स्लोप कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमने शुरुआत की थी यहाँ से, एक्चुअली में स्लोप यहाँ पे भी लग रहा था लेकिन मैंने आपको बताना शुरू किया यहाँ से, क्योंकि हम स्लोप का सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिएगा, हमने स्लोप निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन, आप ऐसा कीजिए, पहले आराम से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो देखते देखते कॉपी कर लीजिएगा, पॉज करके कैसे भी करना है, उसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूँ, मुझे रब करना होगा आपके लिए। आई थिंक दैट्स क्लियर टू एवरीवन। रिवाइज कर लेते हैं। लाइन का जनरल इक्वेशन इज x + y + c = 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। ये लाइन की वो इक्वेशन है जब लाइन दो पॉइंट से पास करेगी। अगर लाइन x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन कुछ ये रहने वाला है। और अगर आपको मैं ऐसा कह दूँ कि एक लाइन है जो थीटा एंगल बनाती है x की राइट साइड के साथ, x की पॉजिटिव साइड के साथ, tan थीटा विल बी द स्लोप, tan थीटा विल बी द स्लोप दिया गया। ठीक है, और अगर हम आपसे कहें कि एंगल 0 हो गया यानी खुद x एक्सिस बन गई लाइन तो स्लोप इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर है x एक्सिस के तो दैट मींस tan 90 दैट इज इंफिनिटी, दैट इज 1/0 इज द स्लोप।
गोइंग टू बी द स्लोप। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन विविड कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशन में लाइन की इक्वेशन। तीसरे पे आ जाते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, डिटेल में सब 11th क्लास में था। चैप्टर था स्ट्रेट लाइन की तरह से। स्ट्रेट लाइन में सब कुछ हम लोगों ने किया था, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी कारणवश रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ग्रैब कीजिए। क्लास 12th के अंदर जहाँ भी अप्लाई होगा आपको कोई तक नहीं करेगा। अप्लाई होता जरूर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस बार लाइन का स्लोप मालूम है और सिर्फ एक पॉइंट मालूम है। एज द नेम सजेस्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म। 11th में तो इन सबका डेरिवेशन करके बहुत विस्तार से करते थे, अभी इतना समय नहीं है। आप रिजल्ट याद कीजिए, अप्लाई कीजिए, याद कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब क्या पता है इस लाइन के बारे में? इस लाइन के बारे में सिर्फ इतना पता है बच्चों कि ये लाइन का स्लोप है m और एक पॉइंट से लाइन पास कर रही है x1 y1 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। हर बार क्या होने वाला, लाइन आएगी तो इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। क्या होती है जनरल फॉर्म बच्चा लोग? ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा दे दें कि एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन का स्लोप है, तो आपको x1 y1 यहाँ पुट करने का है और m का वैल्यू पुट करने का है। सिंप्लीफाई करोगे, पा जाओगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज व्हाट यू कॉल एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं बच्चा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इंटरसेप्ट एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पर और y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर b डिस्टेंस पे काटता है, इसे बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, और इसे बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट, राइट। तो अगर आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। बस x के नीचे लगा दो x इंटरसेप्ट, मान लीजिए 4 दूरी है, ये 5 है, तो x अपॉन 4 प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंप्लीफाई करोगे फिर यहीं पहुंच जाओगे। गॉट इट? तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट जो है। इस कॉन्सेप्ट के साथ बेसिकली आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ये आपका पर्पस सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन का बात। अब हम बात करते हैं बच्चों आपसे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का इस्तेमाल, कोनिक्स जो है कैसे इस्तेमाल होगा क्लास 12 के अंदर? एरिया बाउंडेड एक टॉपिक आता है AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वहां पर आपको सारे कोनिक्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। पहला अपना सर्कल ले लेते हैं। ये रहा आपका पास एक कार्टेशियन प्लेन, ये आपके पास सर्कल रहा। ये जो सर्कल का सेंटर है वो h, k है। सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज r। तो अगर आपके पास एक सर्कल का सेंटर दे दिया जाए h, k, उसका रेडियस दे दिया जाए r, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k, रेडियस r। वो जो h और k आपके पास सेंटर होगा यहाँ पुट करेंगे, रेडियस r यहाँ पुट करेंगे, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिएगा what is the equation of circle with center at origin and radius r। देखिए, अगर आपका सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो h और k 0 0 हो गए। यहाँ पर h और k पुट करेंगे, you will get x square plus y square equals to r square। What is this then? This is the equation of circle with center at origin and radius r। ये तो हो गया अपन का कोनिक सेक्शन का सर्कल वाला पार्ट। अब हम अपने आगे पार्ट पे आ जाते हैं, which is what you call as second thing, parabola। Very important for class 12 area bounded portion। पैराबोला का इक्वेशन बेसिकली 4 तरह से रहेगा। ये आपके पास एक जनरल पैराबोला रह गया, इसका वर्टेक्स कहाँ पर है? 0 0 पर है। फोकस क्या होता है? a, 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, सॉरी दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। इक्वेशन रहने वाला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज दिस? अ राइट हैंडेड पैराबोला जिसका इक्वेशन क्या रहेगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसमें a क्या है?
ए है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जब ए लेंथ कह रहे हैं, a,0 पैराबोला का फोकस होता है। बस ए का वैल्यू यहाँ पुट करने का है, आपको मिल जाएगा राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला में वाई पे स्क्वायर होता है, एक्स बिना स्क्वायर के रहता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पैराबोला का पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लेते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। गॉट इट? फोकस आपका शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या रहने वाला है, that will be y square equals to minus 4ax. Got my point everybody? So y square is equal to minus 4ax is the equation of a left-handed parabola. तीसरा है हमारे पास upward parabola. तो बच्चा upward parabola क्या होता है देखिएगा, ये रहा आपका upward parabola, थोड़ा सा ऐसी बन गया, देख लीजिए आप, एडजस्ट कर दो, which is x square is equal to 4ay. x पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर नहीं रहेगा। वर्टेक्स, इन सबके वर्टेक्स 0 0 पे आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद में आपको बताऊंगा, आप मुझसे पूछेंगे सर क्या इनके सबके वर्टेक्स 0 0 ही रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते। इनमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी हम करेंगे। तो पहले आप नॉर्मल सीख लीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंड पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, लेफ्ट हैंड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला। एंड डाउनवर्ड पैराबोला पे आ जाते हैं, which is like this and the equation is x square is equal to minus 4ay. तो ये सीख लिया हमने पैराबोला के बारे में, ठीक है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके आराम से बच्चों इसे नोट्स बना लीजिएगा आराम से इसके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पैराबोला से आगे अब आपका थर्ड है एलिप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। एलिप्स एक ऐसी ओवल शेप को कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज लाइक, ये इनके एक्सट्रीमिटीज होते हैं। एक्सट्रीमिटीज बेसिकली जो बड़ा वाला लेंथ है वो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। एक टर्म्स पता होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको ये सब टर्म्स का इस्तेमाल करेगा। तो मेजर एक्सिस वो जो बड़ा है, फिलहाल मेजर एक्सिस कहाँ दिखाई दे रहा है? एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है। ये आपका सेंटर हो गया। अब ये a,0, ये वाला माइनस a,0, ऊपर वाला 0,b, नीचे वाला 0,-b। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, a यहाँ से हो गई 2a, और जो माइनर एक्सिस की लेंथ है ओरिजिन से b ऊपर और b नीचे, दैट गिव्स यू 2b। तो बेसिकली एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पर a स्क्वायर हमेशा b स्क्वायर से बड़ा होगा। अब क्योंकि बड़ी चीज x के नीचे है तो ये वाला एलिप्स है, टाइप 1। अब जरा हम टाइप 2 एलिप्स की बात कर लें। टाइप 2 एलिप्स में क्या रहता है, इस तरह की अवस्था आ जाती है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। देखिए चैप्टर्स हैं, क्लास 11 के चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 में एज बेसिक चीजें यूज हो रही है। सिमिलरली क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, सिमिलरली क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 10th 9th में पढ़ी है, 10 में पढ़ी हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिवीजन तरीका, सब बता दूंगा। 2 वीडियोस लगेंगी, आराम से इन 2 वीडियोस को परिपक्वता से देखो, बहुत ही अच्छे से देखो एंड यू विल बी थ्रू। ओके, 12th में यही इस्तेमाल होगा। आपको पुराना 12th के पीछे जो आप छोड़ आए हो मैथ नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप 12th का मैथ करें या पुराना करें, ये समस्या दूर हो। इन 2 वीडियोस को देखो, इनके नोट्स बनाओ। 12th के अंदर 95% से लेकर 99% तक यही कॉन्सेप्ट्स हमारे इस्तेमाल हुए होंगे, ठीक है। ये आपके पास आया। इस बार क्या हुआ, हमारा मेजर एक्सिस हो गया y एक्सिस। तो बेटा लो 0,a इधर और 0,-a इधर, -b,0 इधर और b,0 इधर। अब क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है, ये टाइप 2 एलिप्स है। इस बार b स्क्वायर x स्क्वायर के नीचे और y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर इक्वल टू, जैसा कि मैंने बोला a स्क्वायर हमेशा b स्क्वायर से बड़ा, इस बार बड़ी चीज y के नीचे। तो मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस, इस बार y एक्सिस पर है मेजर एक्सिस आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए एलिप्स के 2 इक्वेशंस, दैट्स ऑल। नाउ क्या होता है बेटा कि आप बोलोगे सर ये किस तरह से बेसिकली हम क्या एज इट इज आएंगे एग्जाम,
ये आपका एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब समझिए क्या रहता है कि आपके पास इक्वेशन दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब सोच के बताइए ये क्या है। आप बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन तो आपने बताई नहीं अब तक। आपने तो क्या बताया था, आपने पहले सर्कल का एक सिंपल इक्वेशन बताया, फिर पैराबोलास बताया, फिर एरियाज बताया। ये क्या है एक्चुअली, जब भी कभी आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम देखो, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अगर सेम है एंड देन देयर इज नथिंग लाइक xy जैसा कोई टर्म नहीं है इक्वेशन में, तो वो सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन की पहली डिमांड कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, xy जैसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। x हो सकता है, y हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है। इसको अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, पुरानी इक्वेशन को भूलकर दूसरी इक्वेशन से मैं बताता हूँ, या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए। चलिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करा देते हैं आपको। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 कीजिए, तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए हर टर्म को, और कुछ आपके पास ये सिचुएशन आ गया। लेट मी डू दिस लाइक -7, तो इस 7 को मान लेंगे 7/2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 3x/2 इधर एक साथ, y स्क्वायर माइनस 5y/2 इधर एक साथ, 7/2। क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने आप से कंपोज किया है, तो अगर मेरा रेडियस नेगेटिव आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आपके सामने ही कर दूंगा, जैसे मैंने अभी किया। हो सकता है मुझे बाद में से प्लस करना पड़ जाए, तो डोंट टेक इट अदर वे, आई एम जस्ट कंपोजिंग क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ, ओके। तो अभी आप क्या करेंगे, x कोफिशिएंट को देखेंगे। x कोफिशिएंट है 3/2, दिस इज व्हाट आई कॉल एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। कहाँ कितनी ही जगह इस्तेमाल होगा क्लास 12 में, कितने ही चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए एक बार क्या होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले हमने x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3 कर लिए इस तरह से। अब आप देखिए x कोफिशिएंट कितना है, x कोफिशिएंट है 3/2, ठीक है। उसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन गया 3/4। 3/4 का स्क्वायर इधर ऐड कीजिए, तो भाई अगर इधर ऐड करेंगे तो राइट साइड ही ऐड कीजिए, डन। यहां देखिए y कोफिशिएंट कितना है, y कोफिशिएंट है बच्चों 5/2, उसको कीजिए हाफ से मल्टीप्लाई, कितना बन गया 5/4। तो उसके अंदर 5/4 के होल स्क्वायर को ऐड कीजिए, इधर ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड कीजिए, दैट इज 25/16, गॉट इट। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब बच्चे यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर। और राइट साइड में जो आया था आपके पास 2, 4 और 16 कैल्शियम, 16, 8, 56 plus 4, 3 are 12, then 25. That gives you eventually x. I will prefer कि आप इसको लिखिए -3/4, वो भी आप समझ जाएंगे मैंने क्या किया, y माइनस 5/4 का होल। 56 and 12 that gives 68, 68 and 20 is 88, 93/16. This is 93/16. I am writing this thing as √93/4 का होल स्क्वायर। समझ गए बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, इसको आप कंपेयर कीजिए जरा अपनी सर्कल की इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो आपका जो सेंटर है जिसे हम HK कहते थे, याद समझिए, मैं प्लस को माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ वो समझिए, क्योंकि x माइनस फॉर्मेट होता है, फॉर्मूले का फॉर्मेट होता है x माइनस, वहाँ प्लस था मैंने माइनस लिखा, अंदर माइनस कर दिया, h की जगह क्या आ गया -3/4, दिस इज h, कॉमा k की जगह क्या आ गया 5/4। तो आपका सेंटर क्या है -3/4 5/4, और आपका रेडियस क्या है बेटा लोग √93/4। इस तरह से पहचानेंगे आप। एक्चुअली क्या होता है, आप जब एरिया बाउंडेड करने चलोगे आपको एक सर्कल प्लॉट करना है,
तो आपको सर्कल प्लॉट तभी तो करोगे जब आपको सेंटर पता है, जब आपको रेडियस पता है। तो वो पता नहीं कैसे करोगे प्लॉट। तो एक तरीका मैंने बता दिया आपको, ये सर्कल के लिए बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे कि क्या सर्कल तो पहचान लिया, सर्कल के लिए क्या होता है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, x y नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है या फिर यहाँ पे 6 है, लीजिए क्या है ये, तो क्या ये सर्कल है? नहीं है, ये सर्कल नहीं है। तो फिर ये क्या है? सारे के सारे इक्वेशन पहचानने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि सब कुछ सर्कल में, इलिप्स में सेम होता है। बस अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है और एक्स वाई नहीं है तो सर्कल है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अलग हो जाए तो वो इलिप्स है। इलिप्स की शिफ्टिंग क्लास 12 में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आप समझ गए मेरी बात। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाए और बाकी सब कुछ सर्कल जैसा ही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलिप्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या अगर मैं आपको ऐसी इक्वेशन दे दूं y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्या है? आप ध्यान से देखिए बेटा कि यहाँ पर सिर्फ y पे स्क्वायर है और x स्क्वायर ही गायब हो गया। अगर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों होते हैं तो वो सर्कल इलिप्स होते हैं। अगर y पे स्क्वायर है x पे नहीं, या x पे स्क्वायर है y पे नहीं, तो वो डेफिनेटली एक पैराबोला है। लेकिन आपने पैराबोला ऐसे नहीं किए थे, अभी आपने कैसे किए थे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, राइट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन ये इक्वेशन चारों में और ये जो मैंने आपको दिया है, जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो पैराबोलास किए थे उन सब के वर्टेक्स से ओरिजिन थे, सबके वर्टेक्स से ओरिजिन थे 0 0 पे। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन, इसमें वर्टेक्स खिसक गया, वर्टेक्स कहीं और चला गया, वर्टेक्स कहीं और चला गया। कहाँ चला गया? जब तक ये नहीं जानेंगे कि वर्टेक्स कहाँ चला गया तो एरिया बाउंडेड में जब आपको फिगर बनाने के लिए आएगी, एरिया निकालने के लिए आएगा, जिसको मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहता हूँ, तो अब आप नहीं बना पाएंगे उसको जब तक प्लॉट नहीं करेंगे, स्केच नहीं बनाएंगे, रफ स्केच, मेजर्ड स्केच नहीं होता, रफ स्केच। आगे मेरी क्लासेस में आप एरिया बाउंडेड की वीडियोस पाएंगे, आप समझ जाएंगे मैं कैसे इनको अप्लाई कर रहा हूँ। फिलहाल का रिक्वायरमेंट है कि ये कौन सा पैराबोला है मुझे पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे उसके लिए? जो वाई स्क्वायर वाली सारी चीज़ें हैं उनको एक ब्रैकेट में रखो, स्क्वायर वाले हमेशा लेफ्ट रखो, और बिना स्क्वायर की जितनी चीज़ें हैं उनको आप राइट ले जाओ, जैसे कि ये। समझ गए मेरी बात? अब हम क्या करेंगे? y कोफिशिएंट कितना है? 5। y कोफिशिएंट इज 5। 5 का हाफ कीजिए, कितना बन गया? 5/2। तो ये हो गया आपका 5/2 का होल स्क्वायर है, राइट। इधर भी ऐड कीजिए और उधर भी ऐड कीजिए 25/4। गॉट माय पॉइंट? अगेन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज कमिंग इनटू प्ले। ओके, तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बच्चा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 4x, इसका एलसीएम लीजिए, चलिए 4 दैट इज 16x माइनस 28 प्लस 25 दैट इज 16x माइनस 3/4, यानी कि y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 1/4 तो बाहर है ही, x कोफिशिएंट को फ्री करना होगा, 16 कॉमन ले लीजिए, x माइनस, यहाँ तो 16 नहीं था तो यहाँ 3/16 लीजिए। समझ गए मेरी बात? 4 4 16, ये आपके पास आ गया क्या? देखिए बहुत ध्यानपूर्वक, ये आ गया y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3/16। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अगर मैं ये मान लूँ आपसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इसको जरा, अगर मैं ये मान लूँ कि, चलिए यहाँ देख लेते हैं, लेट y प्लस 5/2 इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x माइनस 3/16 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो बेटा आपका ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 1 अब बन जाता है क्या? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू
4x। देखिए बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x पहले वाला इक्वेशन, सो इट्स अ राइट हैंडेड पैराबोला। क्या है ये? राइट हैंडेड पैराबोला। अब इसका रफ स्केच बनाना पड़ेगा हमें। तो एक बात नोटिस कीजिए कि y प्लस 5/2 है, y प्लस 5/2 को आप लिखेंगे y माइनस माइनस 5/2, ठीक है बेटा, और इसको लिखेंगे x माइनस 3/16। बताइए x में से क्या माइनस है? 3/16। तो वर्टेक्स एट x में से जो माइनस है वो 3/16 है, y में से जो माइनस है वो माइनस 5/2 है। तो आपको जो रफ स्केच बनाना होगा उस रफ स्केच में बहुत आसानी से आप एक राइट हैंड पैराबोला बनाएंगे, लेकिन वो 0 0 से नहीं जाएगा। 3/16 पॉइंट लगभग ये मान के चलो, माइनस 5/2 ये मान के चलो, ये नीचे ये इनका वर्टेक्स, यहाँ से आपको एक राइट हैंडेड पैराबोला बनाना है। तो वर्टेक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पैराबोला का सिंप्लीफाइड ऐसा दे रखा है इक्वेशन, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जाएगा या अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन अगर वो ऐसा बिगड़ जाए जहाँ पर एक्सपेंडेड है बिल्कुल, y पे स्क्वायर है या x पे स्क्वायर है, तो पहले पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये बताएगा आपको कि y में से कितना माइनस है और x में से कितना माइनस है, और वही आपका वर्टेक्स होता है। उस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आप मोड़ दीजिए, अगर वो राइट हैंड है तो राइट मोड़ दीजिए, अगर वो अपवर्ड है तो अप मोड़ दीजिए। ये अपना प्रोसेस रहता है। तो बच्चों ये मैंने आपको आज जो बताया वो था हमारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th में इस्तेमाल होता है, और कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th में इस्तेमाल होता है। अब मैं आगे की एक वीडियो या हो सकता है 2 वीडियो देनी पड़ जाए मुझे आपके लिए, जिसमें उन 2 या 3 वीडियोस को मिलाकर आपको पुराना मैथमेटिक्स बिल्कुल तंग करने वाला नहीं है। तो जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड डोंट बी डिसहार्टन्ड कि मेरा प्रीवियस क्लासेस का मैथ्स निकल गया। ऑफ कोर्स दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कूद पड़े मैदान में तो कूद पड़े यार, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, मिलते हैं बाद में, बाय बाय, थैंक यू।